टोपो स्कैटर लिंक बजट के बारे में बात कर रहे हैं आज, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर इस टोपो स्कैटर को हटा भी दिया जाए तो लिंक बजट कैलकुलेशन अमूमन जितने भी कम्युनिकेशन हैं उन सब में लिंक बजट कंप्यूटेशन होता है। और लिंक बजट का मतलब वही होता है कि कितना आपके पास है और कितना आपने खर्च किया और क्या बचा। तो ट्रोपो स्कैटर में ये है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर का यूज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ना कोई यहाँ सैटेलाइट है, ना कोई प्लेटफॉर्म है जिससे हम इसका कोई रिफ्लेक्शन या फिर कोई ट्रांसपॉन्डर है जिससे हमें कोई कम्युनिकेशन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारा काम ये हो रहा है कि हम यहाँ पर बीम भेजते हैं और ट्रोपोस्फेयर के मदद से, ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टी से ये वापस आता है स्कैटर होके, और फिर यहाँ पर हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है जो 9 से 14 किलोमीटर तक फैला है। अमूमन इसकी हाइट हम 10 किलोमीटर एवरेज ले लेते हैं। तो ट्रोपोपॉज के नीचे, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ऐसे करके एक एक करके आपका अलग अलग किलोमीटर, जैसे 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80, 80 से 200, ऐसे करके आगे बढ़ता है। अब ये जो ट्रोपोपॉज है या ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए वहाँ की ह्यूमिडिटी या फिर मूवमेंट जो एयर की है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि इरेगुलरिटीज आपको वहाँ कम मिलेगी ताकि जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो स्कैटर हो सके, तो वहाँ से रेडियो स्कैटर नहीं हो पाएगा एयर। जबकि अगर हम ट्रोपोपॉज की बात करें तो वहाँ एयर यूनिफॉर्म नहीं है, आपको एडीज मिल रहे हैं, थर्मल्स मिल रहे हैं, टर्बुलेंस मिल रहे हैं, यानी कि सारी वेदर की जो कंडीशंस है वो आपको वहाँ मिल रही है। और एयर, हवा जो है उसका प्रेशर वो अलग है, इसलिए आपको अलग अलग जगह पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन सब पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जब भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई रे जाती है, अगर पार्टिकल वे देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पार्टिकल की तरह भी काम करती है, वेव्स की तरह भी काम करती है। तो अगर ये इस तरीके से अलग मीडियम में जा रही हैं तो फिर ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग होते होते या स्कैटर होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यही जो इरेगुलरिटीज हैं, इस वेव फ्रंट को देखिए, ये वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर देखिए क्या मूवमेंट हो रहा है। ये मान लीजिए पानी की ड्रॉपलेट्स है या अन्य जो पदार्थ मौजूद हैं आपके ट्रोपोपॉज में, जो आपसे आपके समुद्र तल से करीबन 10-12 किलोमीटर तक है। रेज आती हैं तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये करीबन जो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना ये मोल्ड होगी, कितना ये डिफ्रैक्ट होगी। तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग बहुत एक स्लाइट इफेक्ट है ये, जिसमें जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग एंगल्स पे। देखिए अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर हो जा रही है। अगर आपने इस बीम से भेजा हुआ है तो अलग अलग स्कैटर हो रही है, और कुछ बहुत थोड़ी सी एनर्जी, मतलब ये पूरी कुछ डायरेक्शन तो है नहीं, कोई आपने कोई चीज़ रखी तो है नहीं कि आपको एकदम डायरेक्टेड मिलेगी, जैसे आपके पॉइंट टू पॉइंट में बीम भेजते हैं या और जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। सिग्नल्स जो आपके स्कैटर होंगे वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर एक डिस्टेंस पे, तो जो इसको कहते हैं, ये 0 से लेकर करीबन 900 किलोमीटर तक बात हो सकती है। अमूमन 0 से 300 तक रेंज लेके इस ट्रोपो के कम्युनिकेशन को बनाया जाता है। रिसीवर और ट्रांसमीटर कुछ हाइट पे रख के करीबन 250-300 किलोमीटर तक आप इसको बनाते हैं। और जो ट्रोपो स्कैटर कम्युनिकेशन है ये बहुत डिपेंड करता है जो यहाँ कॉमन वैल्यूम बनेगा, जिसका हम डायग्राम में देखेंगे। तो जो एंटेना है यहाँ पर, ये जो कॉमन वैल्यूम बनाएंगे यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉमन वॉल्यूम बन रहा है, उस पर अगर आपके पास वो चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में है, जो एडीज है, वेदर है, तो आपको बहुत अच्छा ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, ट्रोपो स्कैटर मिलेगा। तो ये कॉमन वॉल्यूम की बात मैं कर रहा था। तो ये प्रोपोगेशन रेंज जो है काफ़ी इस पर डिपेंड करता है। ये हाइट जो ट्रोपोस्फेयर की है, आप ये मत मानिए कि अर्थ के अराउंड एक ट्रोपोस्फेयर है उसकी डिस्टेंस ऐसी रहेगी, लेकिन ये हमेशा चेंज होती है। समर में अलग होती है, विंटर में अलग होती है, लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। और जितना ज़्यादा आपका ट्रोपोपॉज होगा उतना ज़्यादा आपको स्कैटर मिलने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा स्कैटर होगा तो ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ होगी। एक देखिए कि जो अभी आगे आएगा तो उसको आगे देखते हैं। अब ये देखिए एक डायग्राम है, इसका आगे भी एक बहुत अच्छा डायग्राम मैं बताऊंगा जब मैं एक्चुअल हम कंप्यूटेशन करेंगे लिंक बजट का। तो अगर आपको जो लिंक डिजाइन करनी है ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्कैटर की, तो लिंक पैरामीटर्स और जो फैक्टर इसमें लगेंगे वो इस तरीके से। पहले तो हम ये समझ लें कि
हमारे पास जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए में हमने मान लीजिए 50 रुपए खर्च कर दिए, तो हमें कितने मिले? 50। यहाँ पर 100 में 50 नहीं खर्च होते, यहाँ पे 100 में करीबन 80 खर्च हो जाते हैं और केवल 20 मिलते हैं। तो हमको इस तरीके से डिसाइड करना है। तो जो हमने भेजा और जो हमने रिसीव किया, अब इसको 3 श्रेणी में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। अगर ये जो लॉस हो ना, 80 रुपए का लॉस जो हो रहा है या 50 रुपए का जो लॉस हो रहा है, उसको हम किस तरीके से अलग अलग भाग में बांटेंगे उसको देखिएगा। हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर है TX, ये रिसीवर है RX। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन है। तो ये हॉरिजन से लेकर यहाँ तक, इसको तो हम फ्री स्पेस लॉस मानेंगे, नॉर्मल फ्री स्पेस लॉस जो हम बाकी ऑल लिंक बजट में भी लेते हैं। तो ये D1 डिस्टेंस के लिए, पहला D1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए हम फ्री स्पेस लॉस मानेंगे D1 डिस्टेंस के लिए, TX एंटीना के लिए। RX एंटीना के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर ये हॉरिजन को टच कर रहा है, इसको टेंजेंट की तरह छू के जा रहा है, यहाँ तक D2 तक हम फ्री स्पेस लॉस लेंगे RX मतलब रिसीवर एंटीना का। इसके बीच में D1 से लेकर यहाँ तक, यानी कि कुल मिला के कितना है, कुल मिला के D मान रहे हैं हम, और D1 D2 हटा दीजिए तो ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से आता है। इसके लिए हम ट्रोपो स्कैटर लॉस की गणना करेंगे, यानी D माइनस D1 माइनस D2 इस डिस्टेंस के लिए। तो ये तीनों चीजें निकाल के हम जोड़ देंगे। तो हमको असली चीज यहाँ की निकालनी है, क्योंकि ये हमें पता है, ये हम लाइन ऑफ साइट, सिंपल लाइन ऑफ साइट का जो लिंक बजट है उसका उपयोग कर सकते हैं, 2 यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है एक्चुअल, यहाँ पर हमको ट्रोपो स्कैटर लॉस की गणना करनी पड़ेगी, उसे निकालना पड़ेगा। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या फैक्टर अफेक्ट करेंगे लिंक डिजाइन को? ट्रांसमीटर पे है, ट्रांसमीटर का पावर, ट्रांसमीटर का ये पावर हो गया PT, ट्रांसमीटर का गेन GT, और ट्रांसमीटर की हाइट TH मान सकते हैं इसको। एंटीना का एलिवेशन कितना है, ये जो एलिवेशन होगा ना बहुत कम होता है, ये कोई 30-40 डिग्री में नहीं होता, ये 1-2 डिग्री में होता है, क्योंकि जैसे आप डिग्री बढ़ाएंगे आपकी जो DB के लॉसेज बढ़ जाएंगे। ये जो चैनल है बीच में, इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें, अब ये असली चीजें हैं, ये हमें ध्यान देनी है। इसके सारे एम्पिरिकली कंप्यूटेड वैल्यूज हैं, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर मेजर हो चुका है सालों से। तो क्लाइमेट, जो फ्रीक्वेंसी है, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ के बीच में, और सेपरेशन कितना है दोनों पार्टीज का, स्कैटर एंगल क्या है, स्कैटर लेंथ क्या है, एनुअल मीन रिफ्रैक्टिविटी कितनी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन पे बहुत डिपेंड कर रहा है, हाइट कितनी है कॉमन वॉल्यूम की, ये जो हाइट है, क्रॉस पॉइंट हाइट और डिस्टेंस कितना है, एंगुलर लेंथ कितना है, सिमेट्री फैक्टर, डायगोनल जोन ऑन द अर्थ, ये सारे फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक हम डिजाइन का सवाल लेंगे। और रिसीवर में वही चीज आ जाती है, जैसे पावर है, रिसीवर का पावर है और रिसीवर का गेन है, GR कर देते हैं इसको, और इसको PR कर देते हैं। ये एंटीना हाइट है, एंटीना का एलिवेशन, नॉइस फ्लोर। अब जब रिसीवर की बात आ रही है तो यहाँ पर नॉइस फ्लोर आएगा, नॉइस बैंडविड्थ आएगी, नॉइस फिगर, और डाइवर्सिटी और SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है। तो अब ये देखिएगा, इसका पाथ लॉस एस्टिमेशन हम इस तरीके से करते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, PT होता है, PR होता है PT GT GR लैम्डा बाय 4 पाई R होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास। F फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर मेगाहर्ट्ज में, जो D है वो अर्थ ग्रेट सर्कल डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया गया है। F थीटा D जो थीटा D है, ये एटेन्यूएशन फंक्शन है dB में, जिसमें थीटा आपका स्कैटर एंगल है, ये D जो है वो डिस्टेंस है, तो ये एटेन्यूएशन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द स्कैटर एंगल एंड द पाथ लेंथ। VD आपका ये क्लाइमेट करेक्शन फैक्टर है। अब 8 करीब हमारे पास अलग अलग ये अर्थ है, तो इसको 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री, 20 डिग्री से लेकर करीबन 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60 और ऊपर, ऐसे अलग अलग हमने बांटा हुआ है इसका। मेडिटेरेनियन में हमने, डेजर्ट में और ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, इस तरीके से बांटा हुआ है। तो उनका क्लाइमेट करेक्शन फैक्टर भी यहाँ पर आता है। तो हम अगर एंटेना गेन की बात करें, एंटेना हमारे पास होता है तो उसकी गेन की बात करें, तो ये फ्रीक्वेंसी और जो पैराबोलिक एंटेना, इस तरीके से पैराबोलिक एंटेना यूज करते हैं, और इसका डायमीटर का D है, कैपिटल D। तो एंटेना गेन मान लीजिए 2.4 मीटर डिश है आपकी, तो करीबन 39 या 40 dBi होता है इसका। ये तो एक आइडिया आपको होना चाहिए, करीबन 40 dBi तक आपका गेन होता है। और जो एंटेना गेन है वो 20 log DF by 127.4 से कंप्यूट कर सकते हैं। D इसमें आपको पता है कि हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, D मीटर्स, कौन सा डिस्टेंस है ये डायमीटर है, वो डिस्टेंस मतलब ये डायमीटर की बात होगी। F फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं आप, तो एंटेना गेन इस तरीके से निकलेगा, ये वैल्यू आती है। अगर आप एंटेना गेन के डिग्रेडेशन फैक्टर को देखें तो इफेक्टिव पाथ एंटेना गेन 2.4 मीटर डिश अगर आप लेते हैं, देखिए ये इसमें LGP निकाला गया है यहाँ पर, और कैसे निकालते हैं इसको देखिए, गेन 1 प्लस गेन 2 माइनस LGP। तो इसमें LGP अगर निकालना है, LGP क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ नहीं, ये तो गेन, ये डिग्रेडेशन फैक्टर है, एंटेना गेन डिग्रेडेशन फैक्टर। तो फ्री स्पेस के लिए एंटेना गेन रिलेटेड टू आइसोट्रोपिक, और ये पाथ एंटेना गेन GP, तो ये पाथ की बात हो रही है। तो मल्टीपाथ कपलिंग लॉस या अपर्चर टू मीडियम कपलिंग लॉस,
इसे हम डिग्रेडेशन फैक्टर कह रहे हैं, वो कैसे निकल के आता है। ये 25.8 माइनस 0.29, अगर 2.4 मीटर की डिश ले रहे हैं तो करीबन 72.5 dBi आएगा। उसको इस तरीके से गेन प्लस पहले वाले का गेन, दूसरे वाले का गेन, और गेन को टू द पावर 2 है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ये सारे जो मल्टीपाथ कपलिंग लॉस होंगे और अपर्चर मीडियम कपलिंग लॉस, इसको ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। ये पाथ की ज्योमेट्री है पूरी, ये पूरा डिस्टेंस मैंने बताया आपका, जो बिग सर्कल डिस्टेंस है सेंटर से नापा गया। ये D1 है यहाँ से यहाँ तक, ये D2 है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जो हॉरिजन है, यानी कि आपको जो हाइट है जिसको क्लियर करना है वो है यहाँ पर, तो इस एंगल पे भेजा जा रहा है। ये बीम है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी बीम है। इसी तरीके यहाँ से यहाँ तक बीम है। H2 हाइट है, H1 हाइट है, H1 डैश हाइट है आपके जो आपका हॉरिजन है, क्रिटिकल हॉरिजन कह सकते हैं। H2 डैश भी क्रिटिकल हॉरिजन है। ये आपके एंगल्स हैं जिस एंगल पे भेजा जा रहा है। ये आपका स्कैटर एंगल हो जाता है, ये आपका स्कैटर एंगल हो गया। ये हाइट कितनी है कॉमन वॉल्यूम के ऊपर, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो ये लॉस कैलकुलेशन है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला जो हम हमारे जी रोडा की किताब में दिया हुआ है। तो ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हैं जी रोडा की किताब से लिया गया है। अब ये जो एक स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्चुअल लिंक बजट कंप्यूटेशन हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कुछ अलग अलग केसेस हैं, जैसे 2 केसेस ये वाला देखिएगा, ये एक अलग केस है, ये अलग केस है, अलग केस है। केस टू केस 3 के बारे में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2.4 मीटर डिश एंटीना है, इसमें इंडोर एसएसपी है और डाइप्लेक्सर है। जबकि यहाँ 2.4 इस वाले केस में हमने 2.4 पैराबोलिक डिश किया है, और जो आरएफ है आउटडोर आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड जिसका है। तो इसमें आप देखिए जो प्रेडिक्टेड पाथ लॉस है 99.9% अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब हमको कितने समय में तक ये कम्युनिकेशन चाहिए। हम बोलते हैं 99.9% इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब इसके जो लॉस होंगे वो इतने होंगे। देखिए अमूमन तीनों का सेम ही है, 225 dB लॉस हो रहा है। इफेक्टिव गेन जो है हमारे पास, गेन हम जानते हैं गेन कैसे निकालते हैं। अभी हमने 72 dB निकाला था, तो वो 72 यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। जो नॉइस फिगर है अलग अलग इनके जो एंटेनास है उनके 4 dB 3 dB 5 dB ऐसे वेरिएट कर सकते हैं। नॉइस फ्लोर जो है वो dBm में आता है, माइनस में होता है। तो देखिए माइनस की वैल्यूज हैं ये। और जो RX की सिग्नल स्ट्रेंथ है फॉर 500 वाट TX पावर एट ईच है, वो आपके करीबन -97 से -96 इस तरीके से वेरिएट करती है। SNR अगर आप इसमें डाइवर्सिटी कंबाइन करते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो में, तो करीबन 12 dB 13 dB ऐसा पड़ता है। SNR कितना चाहिए आपको 10 Mbps के लिए, अगर आप डेटा रेट 10 Mbps बोल रहे हैं तो 7 dB। तो आप इन सबको कंप्यूट करके देखते हैं कि आपके लिंक या कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप यस या नो बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ है मैं फिर से बता देता हूँ। पावर कितना है 500 वाट, तो देखिए ये पावर 500 वाट के बारे में बात हुई, तो पावर हमारे पास है 500 वाट। LNA नॉइस फ्लोर है 3 dB, और जो फ्रीक्वेंसी है ये करीबन 5 गीगाहर्ट्ज मान सकते हैं, क्योंकि 5000 मेगाहर्ट्ज है। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज है। हाइट दोनों की 5-5 मीटर है। डिस्टेंस D1 D2 जो मैंने बताया था कि जो जिसे हम लाइन ऑफ साइट लॉस लेंगे वो 10 किलोमीटर है। जो H1 और H2 ये एंटीना की हाइट है, और आपकी जो हॉरिजन है उनकी हाइट ये भी है 5 मीटर। परसेंटेज ऑफ टाइम क्यू कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए, 99.9% आपको लिंक पॉसिबिलिटी चाहिए हमेशा। EB/N0 क्योंकि डेटा रेट के बारे में बात आ गई, तो EB/N0 बहुत जरूरी है। इसमें कितना लॉस हो रहा है डेटा का, तो 8 dB इसमें है। SNR जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये 7 dB है। डेटा रेट 10 Mbps चाहिए, तो उस हिसाब से लिंक बजट का कंप्यूटेशन ऐसा होता है। ये वैल्यूज हैं आपकी सारी। अब इसमें देखिएगा कि जो पैरामीटर्स हैं हमने अलग देखे, हमको टेरेन पैरामीटर क्या चाहिए, क्योंकि सारा ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन में कोई वायर नहीं है, कोई ऊपर सैटेलाइट नहीं है, सब कुछ जो है वो हवा में हो रहा है, एयर में हो रहा है। तो हमारे पास पाथ डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, जो हम ग्रेट सर्कल कैलकुलेशन से निकालेंगे। ऐसे एंटीना हाइट चाहिए जो अबव ग्राउंड Hg1 और Hg2। एलिवेशन ऑफ एंटीना साइट चाहिए, कितने ऊपर है ये मीन सी लेवल से, ES1 ES2। इसमें उसको मिलता है मैप और सर्वे से निकाला जाता है। हाइट ऑफ द एंटीना कितनी है, कितना हाइट है एंटीना है, जो सेंटर ऑफ एंटीना फीड कितना है मीन सी लेवल से, HS1 HS2। तो HS1 को आप Hg1 प्लस ES1 कर सकते हैं, यानी कि दिस प्लस दिस ऐसे करके है ना। यहाँ पर आप HS1 जो है, मैं जो HS1 कह रहा हूँ, ये हाइट है एंटीना की अबव मीन सी लेवल। तो उसमें Hg1 जो मैं कह रहा हूँ कि एंटीना हाइट अबव ग्राउंड लेवल, और ES1 मैं कह रहा हूँ कि एलिवेशन ऑफ द एंटीना इन किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल, जो मैप और सर्वे से मिलेगा। तो HS1 HS2 हमको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर डिस्टेंस लेते हैं एंटीना साइड का रेडियो हॉरिजन से, यानी कि जो इसको इस प्रक्रिया को रोक रहा है इस क्रिटिकल हॉरिजन को लेते हैं। तो DL1 DL2 ये आपका क्रिटिकल हॉरिजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जो हमने D1 और D2 माना था। और एलिवेशन रेडियो हॉरिजन का अबव मीन सी लेवल, इनका HL1 और HL2 इनका हाइट,
ये डिस्टेंस हो गया, ये हाइट हो गया। ये तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये हाइट कितना है, हाइट यहाँ से निकल के आ रही है। और जो टेक ऑफ एंगल है, कितना टेक ऑफ एंगल आप लेंगे, कितना जिसे हम एलिवेशन एंगल भी कहते हैं, वो QE1 और QE2 मान लीजिए दोनों साइड का। जो एंगल्स हैं वो हम रेडियंस में निकाल सकते हैं A0 B0 करके। इसके अलावा जो एंगुलर डिस्टेंस है Q, अगर हम इसको रेडियन में निकालें तो D/A प्लस QE1 प्लस QE2, जिसे हम A0 B0 इज इक्वल टू Q मान लें इन दोनों को जोड़ के, तो D किलोमीटर में रहता है। ये हमारा इफेक्टिव अर्थ रेडियस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, D किलोमीटर है, A अर्थ रेडियस है। तो डिस्टेंस जो दो रेडियो हॉरिजॉन के बीच में है वो D किलोमीटर है। और जो पैरामीटर H0 निकल के आएगा वो देखिएगा S इंटू D इंटू Q बाई 1 प्लस S टू द पावर 2। तो जो पैरामीटर है S, वो रेशियो किसका है, A0 से B0 का S। तो A0 बाई B0 लेंगे अगर A0 लेस देन B0 है, अदरवाइज B0 बाई A0 लेंगे। A0 B0 जो बताया वो सारी वैल्यूज वैसी चल रही है। तो इफेक्टिव एंटीना हाइट HE1 और HE2 ये हम किलोमीटर में निकालते हैं। ये एस्टिमेटेड है टेरेन प्रोफाइल से रिलेटेड टू द पोटेंशियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिटवीन द एंटीना साइड एंड इट्स रेडियो हॉरिजन। तो इफेक्टिव एंटीना हाइट हमारे पास HE1 डैश HE2 डैश आ रही है यहाँ पर। ये हम वेरिएबिलिटी फंक्शन YQ निकालने के लिए लगाते हैं। वेरिएबिलिटी फंक्शन देखिएगा ये क्या चीज है। तो जो सी लेवल के ऊपर सरफेस रिफ्रेक्टिविटी है वो N0, तो N0 को हम N0 तो एक सरफेस रिफ्रेक्टिविटी ऊपर है, इसका वेरिएशन हाइट के हिसाब से NS निकाल सकते हैं, e टू द पावर ये वैल्यू इंटू HS। HS जो है वो हाइट, ये एलिवेशन हाइट है रेडियो हॉरिजन की अबव मेन सी लेवल। तो जो दो आपको वैल्यूज NS मिलेगी उसका हम एवरेज कर देते हैं, NS प्लस NS बाई 2 दो वैल्यू मिलेंगी। तो क्योंकि दो जगह पे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो इससे आपको दोनों जगह मिलेगी। और सरफेस रिफ्रेक्टिविटी ये फंक्शन होता है हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और डिक्रीज करता है एलिवेशन के साथ, ध्यान दीजिएगा। तो इफेक्टिव अर्थ रेडियस हम करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम मंथली मीन वैल्यू ऑफ NS ये निकालते हैं। और जो मीडियन एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन लेते हैं उसका मीडियन हो जाता है AA। ये हम फ्रीक्वेंसी और पाथ लेंथ का एज अ फंक्शन डिफाइन करते हैं और निकालते हैं। इसके बाद एक और चीज बताना जरूरी है इसमें, जो टाइम वेरिएबिलिटी होती है बेसिक ट्रांसमिशन लॉस की, उसे हम एम्पेरिकली VQ के फॉर्म में रखते हैं, जहां पर डेसिबल्स में, जहां Q बता रहा है कि एक फ्रैक्शन ऑफ ऑल आवर्स ऑफ एन एवरेज ईयर। जैसे आपने कहा मुझे 0.999 चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 99.9% चाहिए। अब पूरे एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760, तो Q कितना आप बोल रहे हैं 0.99। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 घंटे की बात कर रहे हैं आप, केवल 9 घंटे ना मिले बाकी सब मिले। अगर Q 0.999 बोल रहे हैं तो ये 1 घंटे की बात हो जाएगी। देखिए और प्रिसीजन दे दिया ना 0.999। तो ये जो फंक्शन VQ है ये फंक्शन है क्लाइमेट का, पाथ पैरामीटर्स का, कैरियर फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमने थोड़ी बात की किस तरीके से हम पैरामीटर्स लेते हैं, लिंक, मार्जिन लिंक, बजट में क्या पैरामीटर्स हम लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन में। और हमने एक एग्जांपल दिखाया जिसमें अलग अलग वैल्यूज थी, वैल्यूज आपको याद करनी है। निकालते हैं इसको इस तरीके से कि दो लाइन ऑफ साइट D1 D2 के लिए, बाकी बीच के लिए हम ट्रोपोस्फेयर लॉस निकालते हैं। और शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।